का प्रयास करेंगे। मैंने क्या कहा, कुलदीप गया बिपाशा के जन्मदिन पर कहा, रशिया, और रशिया का दूसरा नाम क्या है बेटा, रूस। क्या है, रूस। एक्चुअली में क्या हुआ, जो कुलदीप थे, कुलदीप की अपनी वाली थी, पढ़ रहे हैं, इसमें बेटा प्रशासनिक इकाई पढ़ने वाले हैं। अभी हम वैदिक सभ्यता का राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हैं। मैं क्या पढ़ा चुका हूं, सामाजिक जीवन। कौन सा जीवन पढ़ रहे हैं हम, राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में राजनीति से संबंधित बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, उस प्रशासन का हेड कौन होगा, उसको चलाने वाली संस्था में कौन कौन होंगे, मुख्य संस्था किसे क्या होती है, सहायक संस्था क्या होती है, सब बातें हम कहीं ना कहीं कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आगे का जो क्रम आता है बेटा, प्रशासनिक इकाई आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पढ़ते हैं। इसमें राष्ट्र, भाई हम छोटी छोटी विभाजन को एक बड़े विभाजन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इस विभाजन को नीचे से ऊपर पढ़ाने जा रहा हूं, या तो ऐसा पढ़ लें या फिर हम ऐसा पढ़ेंगे कि बड़े विभाजन को नीचे की ओर क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। हम डिवीजन को घटाते जा रहे हैं। मैंने कहा सबसे बड़ी इकाई अगर कोई होती है तो वो राष्ट्र होता है। कौन होता है, राष्ट्र, जिसको हम स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट। आगे हमने कहा इसका राजा जो हुआ करता था, हेड जो हुआ करता था, वो कौन होता था, राजा। हम पढ़ते भी हैं फलाने राज्य का राजा कौन है, वो राजा रहा। उस राज्य का राजा कौन है, ये राजा रहा। तो मुझे बताइए सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी उस समय, राज्य हुआ करती थी। और उस राज्य का हेड कौन हुआ करता था, उस राज्य को चलाने वाला मुख्य व्यक्ति कौन होता था, राजा कहलाता था। बात समझ में आ गई। जिसका क्या किया जाता था, राज्याभिषेक किया जाता था। बोलो किया जाता था कि नहीं। मुझे बताइए राजा का पद कैसा था, राजा का पद कैसा था, कर्म पर आधारित कि वंश पर आधारित, वंश पर आधारित। किस पर आधारित था, वंश पर। हमने कहा राजा वंशवाद हुआ करते थे। अगर आपका जन्म राजा के घर में हो गया तो आप ना चाहते हुए भी क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। भले ही बेटा आपको चपरासी वाला काम नहीं आता हो, आपका राज्य अभिषेक होकर के आप कुर्सी पर जरूर बैठना है। वो अलग बात है कि आप प्रशासन को कुछ समय तक चला ही नहीं पाए तो आप उस राजगद्दी से खुद पे खुद हट जाओगे या फिर मारे जाओगे। यही तो होता था। जो राजा सशक्त नहीं होता था उस पर क्या होते थे, बाहरी अटैक होते थे। और बाहरी अटैक होने की वजह से अगर वो सशक्त है तो वो क्या कर लेता था, अपने राज्य को और खुद को बचा लेता था। अगर वो सशक्त नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है उसका बेटा मरना निश्चित था, या फिर उसका राज्य को दूसरे राज्य में मिलना निश्चित था। तो इस प्रकार की कहानियां हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन राज्याभिषेक तो कहीं ना कहीं हो गया ना, राजा तो आप बन गए ना, तो वंशानुगत पद था ये राजा का। मैंने कहा सबसे बड़ा इकाई जो है वो राष्ट्र हुआ करती थी, जिसको चलाने वाला व्यक्ति राजा कहलाता था। इससे छोटा भाग जो होता था वो राजन कहलाता था। इसको तोड़ रहे हैं अब छोटे छोटे भागों में। इससे भी छोटी इकाई जो हुआ करती थी वो कौन होती थी, विष हुआ करती थी। इसको हेड जो हुआ करता था इसका नाम क्या था, विषपति। विष को चलाने वाला पति विषपति कहलाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ग्राम की बात करेंगे तो इसका चलाने वाले व्यक्ति का नाम या हेड जो हुआ करता था उसको ग्रामीणी कहते थे। और कुल जो जिसे हम फैमिली कहते हैं, परिवार या कुल, मैंने कल पढ़ाया था, परिवार या कुल का हेड कौन होता था, परिवार या कुल का हेड कौन होता था भैया, पिता होता था, जो कि यहां लिखा नहीं। कौन होता था, पिता होता था। पिता होता था तो पिता होने की वजह से समाज को हम पितृसत्तात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सत्तात्मक कहते हैं। तो पितृसत्तात्मक समाज कहेंगे, ना कि मातृ सत्तात्मक। अरे भैया हेड अगर मां होती तो मातृ सत्तात्मक कहलाएगा। तो मैट्रल वाला समाज नहीं था ये पितृसत्तात्मक समाज था। तो इस बात को हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कुलपति या कलप बोला जाता था। जैसे कुल को चलाने वाले व्यक्ति का दूसरा नाम क्या कहते हैं, कुलपति या फिर कलप कहते हैं, जो कि एक फैमिली का मुखिया हुआ करता था, जैसे हम पिता भी कहते हैं। सबसे छोटी इकाई होती थी, क्या होती थी, सबसे छोटी इकाई। एक बात सीख लो, क्या सीख लो कि हमने देखा सर सबसे छोटी इकाई, प्रश्न डायरेक्ट आता है कि बताइए ऋग्वेद में सबसे छोटी इकाई का नाम, तो नाम क्या जाएगा, नाम क्या जाएगा, कुल या फिर परिवार, कुल या फिर परिवार। इसका मुखिया क्या कहलाता था, कुलपति या फिर पिता कहलाता था या फिर कलप कहलाता था। बात समझ में आ गई। इसी वजह से हम इस बात को याद रखते हैं कि ये समाज पितृसत्तात्मक था, ना कि मातृसत्तात्मक। सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी, राष्ट्र। इसका हेड क्या कहलाता था। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक नया प्रश्न ये बनेगा कि बताइए ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया। तो हमारे सामने क्रम याद होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5। 5 इकाइयों में ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को क्या किया गया है, बांटा गया है। ये 3 प्रश्न आने के बहुत चांस हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो हमने इन सब बातों को आसानी से क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। आगे बेटा हम कंटिन्यू करते हैं आगे की कहानी। अगर इसको याद रखना हो
इसको अगर याद रखना हो तो कैसे हम याद रखेंगे, इस बात को भी मैं ट्रिक के माध्यम से सिखा देता हूं। अगर बेटा इसको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, चलो इसके अंदर दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको मैं गोले में बंद कर रहा हूं, इनको मैं क्या कर रहा हूं, गोले में बंद कर रहा हूं। ध्यान से आप इधर सुनने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या कहा, कुलदीप गया बिपाशा के जन्मदिन पर कहां, रशिया, और रशिया का दूसरा नाम क्या है बेटा, रूस। क्या है, रूस। एक्चुअली में क्या हुआ, जो कुलदीप थे, कुलदीप की अपनी वाली थी, जो भी थी इनकी, तो इन्होंने इनसे एक डिमांड कर दी। क्या कर दी, डिमांड कर दी, या फिर ऐसा कह दो कुलदीप की नई नई शादी हो गई है। क्या हो गई है, शादी हो गई है। शादी होने के बाद पहला ही जन्मदिन पत्नी का पड़ा। पत्नी का नाम क्या है, बिपाशा है। क्या नाम है, क्योंकि माताओं को तो आजकल कोई घुमाने नहीं ले जाता, मम्मी तो बस पैदा कर देती हैं, उनको पालन पोषण कर देती हैं, बड़ा कर देती हैं। घुमाने का काम हम माताओं का नहीं करते, क्योंकि मम्मी को साथ में ले जाना अपनी बेइज्जती करवाना। बात समझ रहे हो ना। अब मम्मी साथ में जाएंगी, पुरानी ख्यालात की हैं, वो कहेंगी लला यहाँ हाथ जोड़ लो। अपन कहेंगे क्या मम्मी पागल हो गई, ये पूरे लोग पब्लिक देखो क्या चलिए हाथ जुड़वा रहे हो भगवान के सामने खड़ा करके। वो कहेंगे अच्छा अच्छा ऐसे कर लो, तो वो अपन सुनने वाले नहीं है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं भैया, मम्मी को तो साथ में लेके नहीं जाते हैं। तो लेके किसको जाते हैं, जैसे ही शादी हुई है, शादी होने के 1 महीने बाद तुरंत क्या आ गया है, उसका बर्थडे आ गया, जन्मदिन पड़ गया है ना। अब जन्मदिन जरूरी थोड़ी है कि आज शादी हुई है तो एक महीने बाद जन्मदिन नहीं पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं शादी के दिन ही जन्मदिन पड़ सकता है। क्या गारंटी नहीं है इस बात की कि नहीं पड़ेगा, पड़ सकता है ना भैया। तो वही काम है। अब शादी हुई, शादी होने के 1 महीने बाद क्या पड़ गया, उसका जन्मदिन। अब जन्मदिन बन गया, नई नई शादी हुई है, सब बातों के प्रॉमिस किए। 7 फेरे में तो पंडित ने खूब स्पष्ट रूप से दिलवाई थी कि तुम इनकी ये बात मानोगे का, तुम इनकी ये बात मानोगे का। तो वहां हम चिल्ला चिल्ला के कह के आए थे भैया सब कुछ मानेंगे, ऐसी बात थोड़ी है, लेके जा रहे हैं साथ में। तो इनकी बात माननी पड़ी ना। इन्होंने कहा मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है। कहां जाना है, आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में मैं जन्मदिन नहीं मनाना चाहती, मेरा ये सपना था। क्या था, सपना कि मेरी जैसे ही शादी होगी, मैं जिस व्यक्ति के साथ शादी करूंगी उसके साथ मैं इंडिया से बाहर जाकर के जन्मदिन बनाऊंगी। क्योंकि मम्मी ने आज तक तो घर में जाकर के टूटा सा कमरा था उसमें बर्थडे मनवाया है, गली मोहल्ले के 4 लोगों को बुला के। तो भैया वो कहां ले जा रहा है, उसको रूस ले जा रहा है घुमाने के लिए। तो बस वही बात हम याद रखेंगे कि कुलदीप गया बिपाशा के जन्मदिन पर कहां, रशिया या फिर रूस चला गया। ध्यान से देखने का प्रयास हम बेटा करते हैं कि यहां हमने देखा कुलदीप का मतलब हो जाता है कुल। क्या हो जाता है, कुल याद करने के हम पहला ही नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। कहां से कहां की ओर चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे छोटी इकाई कौन है, कुलदीप से याद रखेंगे कुल। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद कौन आता है, गा से गया, गा से आता है बेटा ग्राम। कौन आता है, ग्राम। और तीसरा कौन आता है, वी से बिपाशा, और बी से आता है विष। तो हम इस प्रकार से याद रखेंगे। और ज से आता है जन्मदिन, और जा से आता है बेटा जन। यानी चौथी इकाई जो होगी वो क्या कहलाएगी, जन कहलाएगी। और 5वीं बेटा हम पढ़ते हैं रशिया, या फिर इस रूस बोलते हैं, इससे हम पढ़ेंगे बेटा क्या, राष्ट्र। तो इस प्रकार से आपको एक लाइन याद होनी चाहिए। उस लाइन के माध्यम से आप लाइन से नीचे से ऊपर का क्रम बताओगे। ये परफेक्ट क्रम है, ये क्रम परफेक्ट है। ऊपर से नीचे का क्रम परफेक्ट नहीं है। ऊपर से नीचे वाला जो क्रम हम पढ़ रहे हैं वो गलत है, लेकिन नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं ये परफेक्ट क्रम है। प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटी इकाई, बोलो, लाइन से बोलेंगे, सबसे छोटी इकाई दूसरे नंबर पर। ये तो खतरनाक वाले हैं, अब ये ना पूछेंगे, ये याद कर लिया। अबे तो कुछ लोगों की नजर बोर्ड पे है, कह रहे हैं सर डायरेक्ट बताएंगे। तो चलो अब ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते। चलो बताओ पहली इकाई का नाम, अबे दिख रहा हो, अब तो दिखन दो। पहली इकाई का नाम कुल, छोटी वाली। फिर दूसरी उससे बड़ी, हाँ, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी राष्ट्र। बात समझ में आ गई नहीं, फिर से पढ़ो। सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई, और फिर उससे बड़ी इकाई राष्ट्र होगी। तो इस प्रकार से हम बेटा क्या पढ़ेंगे, क्रम से इनके बारे में हम बता सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको हमें याद रखना बहुत जरूरी था। आगे चलते हैं बेटा। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, ऋग्वेद में नगर शब्द का क्या नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को हम याद रखते हैं। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, नगर शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। इसीलिए बेटा हम पढ़ते हैं कि वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, मुझे बताओ। क्या इसका जब विभाजन कर रहे थे, हमने विभाजन में नगर पढ़े,
हमने बोला कि नहीं भैया, राष्ट्र से छोटी जन होती है, जन से छोटी बेस होती है, बेस से छोटी ग्राम होती है, ग्राम से छोटी क्या होती है, कुल होती है। मुझे बताओ, क्या मैंने बेस के छोटी नगर बताया कहीं? क्या मैंने जन से छोटा नगर बताया कहीं? तो मुझे बताओ, नगर नाम की इकाई इसमें देखने को नहीं मिलती। इससे पता चलता है, लेकिन ग्राम तो दिखाई दे रहा है ना, इससे पता चलता है कि समाज ग्रामीणीकृत था, इस समाज शहरीकृत नहीं था। इस समाज में शहर के रूप में फॉर्मेशन नहीं हुआ था। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? आगे हम चलते हैं। नगर का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ, जिसका नाम क्या है? तैत्तिरीय आरण्यक। इस ग्रंथ के अंदर आपको दिखाई देता है, नाम याद रखना है। उत्तर वैदिक कालीन युग हम इसके बाद पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक कालीन युग हम इसके बाद पढ़ते हैं। अभी हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद में हम देखते हैं 275 किसके? जन के। जन नाम की इकाई जो पढ़ के आए अभी, जन के 275 और विश्व के 170 और ग्राम शब्द का 13 बार क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इस बात को समझेंगे। जन को कितनी बार उल्लेख किया गया है? 275 बार। जबकि विश्व को कितनी बार उल्लेखित किया गया है? 170 बार। और गांव को कितनी बार वर्णित किया गया है? 13 बार डिफाइन किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भैया इनका वर्णन आपको कहां दिखाई दे रहा है? इनका वर्णन आपको बेटा ऋग्वेद में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी बातें एक एक करके क्लियर समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं बेटा। प्रशासन का प्रमुख कौन हुआ करता था? मैंने अभी कहा भी था, राष्ट्र का हेड कौन है? राजा है। जब राजा है तो राजा की ही बात करेंगे। तो प्रशासन का कंट्रोल भी किसके हाथ में? क्या राजा केवल और केवल प्रजा को देखने का काम करता है? राजा पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। राजा किस प्रकार से सेना कब आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, कितने लोग युद्ध में जाना चाहिए, कहां पर युद्ध होना चाहिए, हमें युद्ध करना है या नहीं करना, ये सब डिसीजन भी कौन लेता है? उस राष्ट्र का मुखिया बोले तो राजा लेता है। बात क्लियर हो रही है? आगे हम बेटा कंटिन्यू करते हैं। राजा की सहायता के लिए अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी हुआ करते थे। राजा को आप एक तरीके से इस समय का पद एक होता है जिसका नाम है प्रधानमंत्री का पद। किसका पद? प्रधानमंत्री का पद। उस पद के अकॉर्डिंग आप इसकी तुलना करना प्रारंभ कर दें। मैंने कहा राजा को क्या अधिकारियों की जरूरत नहीं पड़ती? राजा के सहायक अधिकारी होते हैं कि नहीं होते? भाई आज भी तो पीएम की पद पर जो बैठे हुए मोदी जी हैं, उनको सलाह देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए क्या भैया आज भी अधिकारी नहीं है? तो अधिकारियों की जरूरत तो आज भी है। तो ऐसे ही पहले भी राजा का सहयोग करने के लिए अधिकारी हुआ करते थे। जैसे अब अलग अलग विभाग का अधिकारी अलग अलग होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? जैसे हम देख लेना, जो विभाग है, जैसे आर्मी का चीफ अलग होगा, आर्मी में भी एयरफोर्स का, नेवी का और स्पेशली जो है थल सेना जिसे हम आर्मी कह रहे हैं, उसका चीफ अलग होगा। डिफेंस में हम बात कर लें, सिविल सर्विस में हम बात कर लें, अलग अलग अधिकारी होते हैं। जिला को चलाने के लिए कलेक्टर होता है। तो इस प्रकार से मुझे बताइए, अधिकारियों की एक पर्टिकुलर व्यवस्था की गई है कि नहीं? तो ऐसे ही उस समय के समाज को भी चलाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। जैसे बेटा हमारे सामने है पहला धार्मिक अधिकारी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पुरोहित कह रहे हैं। हम बोलते भी थे। मुझे बताओ, पहले युद्ध 10 राजाओं से हुआ। आगे चलते हैं बेटा। धार्मिक अधिकारी कौन है? पुरोहित। वहीं गुप्तचर अधिकारी कौन कहलाता है? स्पर्श कहलाता है। दुर्ग का अधिकारी क्या कहलाता है? पुरप कहलाता है। दुर्ग का मीन्स क्या होता है? इंग्लिश वाले बंदे तो जान पाएंगे। हमने क्या कहा? दुर्ग की अगर कह रहे हैं, इसको हम फोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्ट। दुर्ग का मीन्स बेटा किला होता है। क्या होता है? किला। आप जानते हो ना अच्छे से। तो किले का जो अधिकारी हुआ करता था उसको क्या कहते थे हम? पुरप कहते थे। चारागाह या गोचर भूमि का अधिकारी जो हुआ करता था उसको हम बाजपति कहते थे। क्या कहते थे? अरे बाजों का पति नहीं, कुछ कह रहे होंगे सर बाज इसके कंट्रोल में आते थे क्या? तो बाजपति नाम रख दिया भैया। जैसे उस क्षेत्र में, उस एरिया में भैया घोड़े भी रह रहे थे, जानवर भी रहते थे, हाथी भी रहते थे, सभी लोग रहते थे ना। तो इनको खिलाने पिलाने के लिए घास फूस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो वहां क्या एरिया फिक्स कर दिया जाता था कि इस एरिया में हम चारे का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो चारा कहा जिसे हम बोल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसको हम क्या कहते थे भैया? बाजपति कहते थे। आगे हम कह रहे हैं पुलिस या अपराधी पकड़ने वाले जो अधिकारी का क्या नाम था? उग्र था। क्या नाम था? उग्र। तो इस बात को भी हम याद रखेंगे। रथकार या रथ को चलाने या रथ की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को सूत कहते थे। सेना का प्रमुख क्या कहलाता था? सेनापति नहीं, सेनापति कहलाता था। क्या कहलाता था? सेनापति। आज भी हम उसको कहते हैं। सूत, रथकार और कम्बादी नामक अधिकारी क्या कहलाते थे? रत्नी कहलाते थे। एक्चुअली में जो कम्बादी वर्ड लिखा है ना, कम्बादी का मतलब होता है बेटा कमांडिंग। क्या होता है? कमांडिंग। कमांडिंग अधिकारी कहेंगे इसको, कमांडिंग ऑफिसर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कमांडिंग ऑफिसर या फिर कमांडिंग अधिकारी। ये क्या करता था? कमांडिंग अधिकारी का मीन्स है कि ये जिस संस्था में नियुक्त किया जाता था ना, जैसे किसी सेना में नियुक्त कर दिया, तो सेना के अंदर जाकर के ये स्पेशली क्या करता था? जितनी सेना का ग्रुप इसको हैंडओवर करने को दिया जाता था, उतनी सेना का कंट्रोल इसके हाथ में हुआ करता था।
बात समझ रहे हैं? जैसे कि अपने एक मेन अधिकारी है, उसके अंदर भी कुछ ब्रांच के अधिकारी, सब ब्रांच के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। तो इसमें भी एक कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था, जिस सेना को चयन करके इसके अंडर में दे दिया, इतनी सेना तुझे क्या करनी है, संभालनी है, जब जरूरत पड़ेगी तुझे बुलाना है, जब जरूरत पड़ेगी तब तुझे भगाना है। तो दोनों कंडीशन का काम क्या करता था, कौन करता था, ये कमांडिंग अधिकारी। इसलिए इसको हिंदी में क्या कहा गया है, कंबादी नाम का वर्ड यूज हुआ है। एक्चुअली में कंबादी सही शब्द नहीं है, कंबादी शब्द जो लिखा है ना, ये गलत शब्द है। सही शब्द क्या है, कमांडिंग अधिकारी। क्या है, कमांडिंग अधिकारी या कमांडिंग ऑफिसर। बात क्लियर हो गई है? किसी को कोई शक सवाल है यहाँ तक? आगे चलते हैं। राजा सहित इसमें कितने लोग हुआ करते थे, 12 होते थे। इस रत्नी में संख्या कितनी हुआ करती थी इनकी,